बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल वेक्टर्स चैप्टर को स्टार्ट किया था हमने, वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम को, चैप्टर नंबर 2। और आज थोड़ा सा हमने कल वेक्टर्स के बारे में पढ़ा था। आज हम वेक्टर्स के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे और डिस्क्राइब करेंगे कि वेक्टर्स को हम किस तरह से अपने कैलकुलेशंस के अंदर यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपके पास एक सिस्टम कहलाता है विच इज नोन एज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसे आप रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। क्या होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, किसी को पता है यहाँ पे? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आपके पास वो सिस्टम है जिसके जरिए आप ग्राफिकल मेथड को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सही, ग्राफिकल मेथड ऑफ एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग और सिंपली आप कह सकते हो कि सॉल्विंग ऑफ वेक्टर्स। यानी वेक्टर्स को सॉल्व करने के हमने कल दो तरीके पढ़े थे और उन दो तरीकों में एक तरीका था ग्राफिकल मेथड या ग्राफिकल आप कह सकते हो रिप्रेजेंटेशन। तो वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपके पास तब होगी जब आप सिंप्लीफाई करोगे वेक्टर को, और सिंप्लीफिकेशन के लिए आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का सहारा लेना पड़ता है, जिसको हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। इसकी कोई खास डेफिनेशन नहीं है, बट इसकी रिप्रेजेंटेशन जरूर मौजूद है, जिसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। यानी अगर आपको कार्टेशियन सिस्टम फॉर्म करना है तो आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने दो परपेंडिकुलर लाइंस जो एक ओरिजिन से मीट कर रही हो वो ड्रॉ करनी है। अब ये ओरिजिन क्या है देख लेते हैं, इस पे भी बात करते हैं। सही है, फॉर एग्जाम्पल एक लाइन मुझे इस तरह से हॉरिजॉन्टल रखनी है। सही है, ये कंडीशन हॉरिजॉन्टल कहलाती है, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। और मैंने साथ साथ वेक्टर साइन भी बना दिया है। वजह ये है कि ये सिर्फ बताएगा डायरेक्शन। सही, ये वेक्टर नहीं है, मैं यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करने जा रहा हूँ। तो कार्टेशियन प्लेन में आपके पास दो लाइंस होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल जो मैंने ड्रॉ कर दी, इसको आप कहते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस और एक्स एक्सिस। नॉर्मली हम इसको एक्स एक्सिस कहते हैं, हॉरिजॉन्टल के लिए हम एक्स का सहारा लेते हैं, एक्स को एक्स एक्सिस कहते हैं। यानी इस लाइन पे आप जो वैल्यूज निकालेंगे वो एक्स की वैल्यू होंगी। और दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं वर्टिकल, इसको हम वर्टिकल एक्सिस या वाई एक्सिस कहते हैं। ये स्टैंडर्ड है, ये जनरलाइज तरीका है इसको सिंप्लीफाई करने का। सही है, तो दो परपेंडिकुलर लाइंस जो मीट करें किसी पॉइंट 0 0 ओरिजिन से। तो सही है, ओरिजिन क्या होता है इसको हम अभी अगली स्लाइड में देखेंगे। ओके, तो ये जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ करा है ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है, कार्टेशियन प्लेन कहलाता है। ओके, प्लेन कंपोज्ड ऑफ इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स। प्लेन जो है आपके पास कई सारे पॉइंट्स रखता है अपने अंदर। सही है, और हर एक पॉइंट आपके पास जो सिस्टम डिफाइन करेगा, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो पेयर्स में आएंगे, क्योंकि आपके पास कितने एक्सिस हैं, दो। तो आपके पास हर पॉइंट का जो नाम होगा वो दो एक्सिस के नाम से मिलके बनेगा, एक्स और वाई। और लिखने का तरीका क्या है, एक्स कॉमा वाई। सही है, फॉर एग्जाम्पल ओरिजिन पॉइंट हैज अ वैल्यू ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0, तो उसको हम लिखेंगे कैसे, एक्स डॉट वाई, जिसको हम लिखेंगे 0 0। सही, देखो ये मेरे पास कार्टेशियन प्लेन है। ओके, और ये जो डॉट आके लगा है वो कहाँ लगा है, बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे। इस सेंटर पॉइंट आपके पास 0 पॉइंट है, जिसको हम ओरिजिन भी कहते हैं। सही है, जहां पे x और y की वैल्यू 0 होती। तो आपको ये नहीं लिखना x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, नहीं, आपने लिखना है 0 0 0 कॉमा 0 0 कॉमा 0 लिखना है आपने। सही है भाई, 0 कॉमा 0 लिखना है आपने। 0 कॉमा 0 आप लिखोगे, मैं समझ जाऊंगा आपने पहला वाला 0 x के लिए लिखा है, दूसरा वाला 0 y के लिए लिखा है। सही है,
बात समझ में आ गई? तो कार्टेशियन प्लेन का सेंट्रल पॉइंट ओरिजिन कहलाता है और उसकी वैल्यू 0 0 होती है। ये आपको समझ में आ गया? अच्छा जी, फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो होता है पॉइंट का, कोऑर्डिनेट का मतलब आपके पास ये जो ब्रैकेट के अंदर पहला नंबर है या पहला जो आपके पास वेरिएबल लिखा हुआ है उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट्स। सही है? तो पहला कोऑर्डिनेट जो है उसको हम एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं या कहलाता है एब्सिसा। सही है? आप दोनों नाम याद कर सकते हो जो आसान लगे, एब्सिसा कह सकते हो या एक्स कोऑर्डिनेट कह सकते हो। सही। और दूसरा कोऑर्डिनेट कहलाता है वाई कोऑर्डिनेट या इसको ऑर्डिनेट कहते हैं। सही। तो इस तरह से लिखा जाता है, एक्स कोऑर्डिनेट या आप एब्सिसा कह सकते हो, वाई कोऑर्डिनेट या फिर ऑर्डिनेट कह सकते हो। वैल्यू इस तरह से लिखी जाती है और वैल्यू कोई भी हो सकती है क्योंकि मैंने कहा कि प्लेन के अंदर इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स हैं, तो आप इस प्लेन के अंदर किसी भी जगह घूम सकते हो, आपकी मर्जी है। आप यहाँ पे आ सकते हैं, आप यहाँ आ सकते हैं, आप यहाँ आ सकते हैं। इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स हैं, तो हर पॉइंट का कोई ना कोई एक्स वाई के सूरत में नाम होगा। सही है? हर पॉइंट का एक्स वाई की सूरत में कोई ना कोई नाम मौजूद होगा। सही। कैसे होगा वो अभी हम देख लेते हैं। मैंने दोबारा से एक दफा आपके सामने क्या ड्रॉ कर लिया, कार्टेशियन प्लेन। सही है बेटा? प्लेन के अंदर ना चार ये सेक्शंस होते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। ओके, इनका नाम भी आपको याद रखना है और इनका काम भी याद रखना है। तो पहला जो सेक्शन कहलाता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है। क्वाड्रेंट का मतलब देखो, क्वाड का मतलब चार होता है और चार रेंट मतलब मैंने चार में से एक हिस्सा अलग करा है। सही है? यानी ये जो मैं हिस्सा बात बात कर रहा हूँ पहले हिस्से की, वो हिस्सा चार में से एक हिस्सा है, तो क्वाड्रेंट कहलाता है ये। ओके, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसमें आपके पास एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। आप देख सकते हैं मैंने एक्स और वाई के साथ कोई नेगेटिव साइन नहीं लगाया। सही है? एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। कैसे दोनों पॉजिटिव होते हैं? याद रख लो कि जब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे तो आपके पास वाई का ये वाला हिस्सा, ये वाली, और एक्स का ये वाला हिस्सा आप नोट कर रहे होंगे। तो बेटा एक्स में आप इस वाली लाइन पे कहीं पे भी चले जाएं। सही। इस वाली लाइन का मतलब इस डायरेक्शन पे। इधर अब डायरेक्शन बनाने के मतलब आपको शायद समझ में आ जाए, जो मैंने हैरो हेड बनाया है, इस डायरेक्शन पे आप कहीं पे भी चले जाएं, या मैं ऐसी अंधाधुन आपको डायरेक्शन बना के दे दूं एक्स की, बेटा एक्स की डायरेक्शन ये है, तो आप फौरन समझ जाएंगे क्योंकि आपने अब पढ़ लिया है और ऑर्डिनेट्स को आपने पढ़ लिया है, क्वाड्रेंट्स को। तो आप समझ जाएंगे कि जब भी आपके पास एक्स की डायरेक्शन ये दी जाएगी, सही है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस की डायरेक्शन ये दी जाएगी, तो हमेशा एक्स पॉजिटिव लिखा जाएगा। हमेशा एक्स पॉजिटिव लिखा जाएगा। सेम है जब जब वाई को आप ऊपर की तरफ डिस्क्राइब करेंगे, जब जब वाई की डायरेक्शन ऊपर की तरफ आप डिस्क्राइब करेंगे तो आप समझ जाएंगे या आपको पता होगा कि वाई इज पॉजिटिव। तो इन दोनों को जब मिलाते हैं, दोनों एक्सिस को, तो पता चलता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों की वैल्यू पॉजिटिव रहने वाली है, यानी कि इनके दरमियान कहीं पे भी आपके पास कोई भी पॉइंट आ जाए, सबके सब पॉजिटिव होंगे। आगे बात समझ में? बराबर में चले जाऊं तो आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट आता है और सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास एक्स नेगेटिव होता है बट वाई पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि y अब भी अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो जब जब y अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, वर्टिकल डायरेक्शन अपवर्ड होगी, तब तब वो पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर x की डायरेक्शन यहाँ नेगेटिव है, इसका मतलब आपने x की डायरेक्शन
उसके पॉजिटिव वाले से अपोजिट बनाइए, यानी लेफ्ट साइड में बनाइए। तो याद रख लें, कोई भी रैंडमली लेफ्ट डायरेक्शन पे पूछे कि भाई एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो आपको वैल्यू कंफर्म ये जरूर है कि नेगेटिव होगी। सही है, नंबर का पता ना हो लेकिन ये कंफर्म है कि नेगेटिव होगी। वजह क्या है, मैंने एक्स के लिए लेफ्ट डायरेक्शन का सहारा लिया। ओके, सेम एज अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट पे आऊं, शायद आप अज्यूम कर लें थर्ड क्वाड्रेंट पे आप एक्स के लेफ्ट पे हैं और वाई के डाउनवर्ड हैं। तो एक्स की लेफ्ट में तो मुझे समझ में आ गया, हमेशा एक्स नेगेटिव होता है। देख रहे हो, जब भी एक्स एक्सिस में आपको लेफ्ट की बात की जाएगी आप कहेंगे सर नेगेटिव आंसर है, और वाई एक्सिस में जब जब डाउनवर्ड की बात की जाएगी आप कहेंगे आंसर नेगेटिव है। दैट इज वाई कि आप ये वाला पोर्शन इस्तेमाल कर रहे हैं जहां पे एक्स लेफ्ट में है और वाई डाउनवर्ड है। दैट इज वाई आपके पास एक्स और वाई दोनों इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव शो हो रहे हैं। और फाइनली अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट पे कदम रखूंगा तो आपको एक्स का पॉजिटिव हिस्सा, देखो क्योंकि राइट साइड वाला मिल रहा है, और वाई का नेगेटिव हिस्सा आपको डाउनवर्ड हिस्सा मिल रहा है। सही है, वाई का डाउनवर्ड हिस्सा मिल रहा है, तो एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, वाई नेगेटिव हो जाएगा। ये तरीका है क्वाड्रेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का, या क्वाड्रेंट इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो समझ में आ गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्यों साइंस का डिफरेंस है। बिकॉज आपके पास एक्स राइट साइड पे पॉजिटिव होता है। सही है, मैं लिख के भी दिखा रहा हूँ, एक्स पॉजिटिव होता है आपके पास, लेफ्ट साइड से एक्स नेगेटिव होता है। अपवर्ड वाई पॉजिटिव होता है आपके पास, डाउनवर्ड वाई नेगेटिव होता है आपके पास। ओके, तो ये वाली एक्सिस आप हमेशा याद रखेंगे फॉर योर इंफॉर्मेशन एंड फॉर योर ग्राफ फॉर्मेशन। कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास अकॉर्डिंग टू वैल्यूज, देयर आर आल्सो पॉइंट्स व्हिच लाई इन एक्स एंड वाई एक्सिस। अच्छा, एक्सिस में अगर ई लिखा हो उसका मतलब आप दो एक्सिस की बात कर रहे हैं, दो यानी मिला के एक्सिस की बात कर रहे हैं, और आई लगा है तो सिंगल एक्सिस की। सही है, फॉर योर करेक्शन, ताकि प्रॉब्लम ना हो कि सर एक्सिस तो हम आई से लिखते हैं, ई से क्यों लिखा होता है। तो अगर आप एक्स वाई एक्सिस बोल रहे हैं बहुत सारे हैं तो एक्सिस लगाएंगे, दो या दो से ज्यादा के लिए, सिंगल के लिए आई लगाएंगे। सही है, खैर, तो देयर आर आल्सो पॉइंट व्हिच लाई इन एक्स वाई प्लेन, यानी कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो एग्जैक्टली प्लेन के अंदर, यानी कि उनकी लाइन के ऊपर ही लाई कर रहे होते हैं। यानी जो मैं कोऑर्डिनेट बनाता हूँ, कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाता हूँ, उसके ऊपर ही वो चिपके हुए होते हैं। तो उस वक्त क्या वैल्यू होती है, तो द पॉइंट विच लाई इन द एक्स एक्सिस हैव कोऑर्डिनेट्स x 0, यानी कि अगर कोई पॉइंट एग्जैक्टली x की लाइन के ऊपर रखा हुआ है या लगाया गया है तो y ऑटोमेटिकली 0 होगा। क्यों? क्योंकि y की तरफ कदम बढ़ाया ही नहीं गया। और सेम एज y एक्सिस के साथ होगा कि अगर कोई पॉइंट y एक्सिस के कोऑर्डिनेट के ऊपर रखा हुआ है तो x 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई कदम बढ़ाया ही नहीं गया x की तरफ, जैसे कि आपके स्क्रीन पे अभी आ जाएगा। सही है, अब मैं एक्स वाई लिखूं ना लिखूं, अब आपको पता है वर्टिकल वाला एक्स और वर्टिकल वाला वाई है, हॉरिजॉन्टल वाला एक्स है, ऊपर वाला पॉजिटिव है, नीचे वाला नेगेटिव है, राइट वाला पॉजिटिव है, लेफ्ट वाला नेगेटिव है। ये आपको याद रखना है, कोई लिख के नहीं बताता आपको। ये एक पॉइंट उड़ता हुआ आया और एग्जैक्टली लाइन ऑफ एक्स एक्सिस पे आके लग गया, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या x की वैल्यू क्या होगी, कुछ ना कुछ होगी, 2 3 4 5 कुछ ना कुछ होगी मे बी। ओके, बट y की वैल्यू क्या होगी, आप कहेंगे सर 0, क्योंकि x के ऊपर चल रहे हो, y को तुमने टच भी नहीं करा, तो ऑब्वियसली y को आप पूछेंगे भी नहीं, तो x कुछ ना कुछ रखेगा बट y एग्जैक्टली 0 हो जाएगा। सेम एज आपके पास एक और पॉइंट लगता है जो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लगता है, तो क्या अब आप वाई एक्सिस पे कोई काम करा है आपने? नहीं, आपने वाई एक्सिस पे कोई काम नहीं करा, बट आपने नेगेटिव एक्स एक्सिस की कोई वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। ओके, सेम एज अगर कोई पॉइंट लगता है आके
y एक्सिस पे, तो देयर विल बी नो एनी वैल्यू ऑन y x axis, and again there is no any value on x axis. तो वैल्यू का शुमार आपके पास पॉइंट के मोशन पे होगा, यानी अगर पॉइंट बिटवीन एक्सिस होगा तब आपके पास एक्स वाई की वैल्यू होगी, अदरवाइज वैल्यू सिंगल वैल्यूज आ रही होंगी। ओके, स्टेप्स टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कुछ स्टेप्स हैं जिसमें आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करना है उसके तरीके। वैसे मैं सब कुछ समझा चुका हूँ, लेकिन ये बुक का हिस्सा है, इसी वजह से मैंने इसको पिक करके यहाँ लिखा है, क्योंकि आपको उसको स्टेप बाय स्टेप याद रखना है। डायग्राम बनाए ना बनाए, आपको स्टेप बाय स्टेप इसको याद रखना है, इसी वजह से मैंने ये बुक का पूरा कॉपी पेस्ट करा है यहाँ पे। ड्रॉ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जैसे कि आपको ड्रॉ करना आता है, जरूरी नहीं है कि आप चारों कोऑर्डिनेट बनाएं, जितने कोऑर्डिनेट्स की नीड है आप उतने कोऑर्डिनेट्स बनाएं, सही है, लेकिन होल तो हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम यही है पूरा। ओके, सिलेक्ट अ सूटेबल स्केल। स्केल मैं भी बोल रहा हूँ, जो जिस स्केल पे काम करना है, मे बी आपको प्लस और वाई एक्सिस पे काम करना है, सही है, प्लस एक्स और प्लस वाई पे, तो आपको नेगेटिव एक्स और नेगेटिव वाई बनाने की जरूरत ही नहीं है, तो आप सिर्फ इतना हिस्सा बनाए जितने में आपका काम निकल आए। ओके, और स्केल का मतलब एक और भी है कि आपको स्केलिंग करनी होती है। स्केलिंग का मतलब आपकी वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 5 वैल्यूज निकाली हैं, 1 2 6 8 और फॉर एग्जांपल 9, तो आपकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है। तो आपने कहा सर इट इज स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड एंड एट 9, तो या तो आप 9 तक का स्केल बनाएं या फिर टोटली 10 तक का बनाएं, एक आपको एवरेज अमाउंट मिल जाएगी। तो ये एक्स की वैल्यू फॉर एग्जांपल मैंने निकाली है 5, तो अब आप एक्स के ऊपर जो लाइंस लगाएंगे वो सेंटर पॉइंट तो 0 होता है, इसको 0 ही काउंट करें, तो आप शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन 10 तक आप लाइन लगा देंगे। आप कहेंगे सर मैंने स्केल बना लिया अपना, यानी जो वैल्यूज हैं आपकी अब आसानी स्केल के अंदर आ जाएंगी। ऐसा ना हो कि आपने 100 वैल्यूज निकाली हैं और स्केल 10 का बना दिया, पॉइंट कहाँ लगाओगे। तो स्केलिंग बहुत इंपॉर्टेंस रखती है ग्राफ फॉर्म करने में, वेक्टर ड्रॉ करने में। सेम एज वाई एक्सिस पे भी ऐसे ही होगा, वाई एक्सिस को भी आप जब वैल्यू निकाल लोगे तो उसकी स्केलिंग जरूरी होगी, दोनों की स्केलिंग सेम हो ऐसा लाजमी नहीं है। ओके, ऐसा लाजमी नहीं है, क्या पता ऊपर आपने ज्यादा वैल्यूज निकाली हो नीचे कम निकाली हो, तो दोनों की स्केलिंग के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है देखते हुए। ओके, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है आपके पास स्केलिंग्स के अंदर, और उसको सीखना प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। आप लैब्स के अंदर ग्राफ बनाओगे तो बिल्कुल सिखाएंगे, लेकिन सीखना आपका आपके ऊपर है कि आप अपने थ्योरी से कितना सीखते हैं और फिर जो प्रैक्टिकल वर्क है उससे कितना सीखते हैं। नेक्स्ट इज ड्रॉ अ लाइन स्पेसिफाइड डायरेक्शन, यानी जो आपने डॉट्स लगाए हैं, फॉर एग्जांपल आपने जो डॉट्स लिए हैं बहुत ज्यादा स्ट्रेट लाइन पे हैं, बहुत अच्छी बात है, जो आपने डॉट्स लिए हैं वो उस तरह से आए, जरा गौर करें। फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ अंदाजा लगा रहा हूँ, मैं एग्जैक्ट चीज नहीं बना रहा, सही है। फॉर एग्जाम्पल आपने जो 5 डॉट्स लिए थे वो ये 5 जो पॉइंट्स लिए थे वो ये पॉइंट्स हैं, तो आपने यहाँ पे ड्रॉ करनी है एक पर्टिकुलर लाइन एंड कट द लाइन इक्वल टू द मैग्नीट्यूड, यानी कि उतना बनाओ जितना उसका मैग्नीट्यूड है, बस इससे ज्यादा नहीं, जितना मैग्नीट्यूड है उतना ही रखना। 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर ही रहना चाहिए। ओके, जैसे कि आपके पास ये लाइन ड्रॉ हो गई 5 सेंटीमीटर की लाइन, बस इससे ज्यादा नहीं। ओके, एंगल वगैरह बाद में देख लेंगे कि वो आपको सबको पता होगा, एंगल बताया जाएगा। और फाइनली जो आपका आखिरी काम होगा वो एरो हेड लगाना होगा ताकि वेक्टर को वेक्टर कहा जा सके। दिस इज दी वे टू ड्रॉ अ वेक्टर। आपको इतना टाइम नहीं लगेगा बनाने में, लेकिन बुक का हिस्सा है, मैंने इसमें सिर्फ कॉपी कर लिया, क्योंकि इस तरह की चीजें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आ जाती हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन प्लेन, प्लेन के अंदर वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, बहुत आसान तरीका है, मैं बस उस तरीके को आपको दिखा दूंगा ताकि आप समझ जाएं। अच्छा जी, इस
प्लेन की रिप्रेजेंटेशन को आप टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं, टू डायमेंशनल वे ऑफ फॉर्मिंग वेक्टर भी कहते हैं। टू डायमेंशनल का क्या मतलब है, जो भी कुछ हो रहा है वो पेपर के ऊपर हो रहा है, प्लेन के ऊपर हो रहा है, स्क्रीन के ऊपर हो रहा है, सही है, कोई चीज बाहर नहीं आ रही, उभरी भी नहीं है। तो जो चीज ऑब्वियसली इन सब चीजों के बारे में आपको थोड़ा बहुत अंदाजा होगा कि 2D क्या होता है, तो ये टू डायमेंशनल इज 2D। तो टू डायमेंशनल का मतलब जो चीज पेपर पे है, आप जो लिख रहे हो अभी अभी जो काम जो भी लिख रहे हैं बच्चे, तो वो आप 2D काम कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप उसको सिर्फ फ्रंट से देख सकते हो, उसके फेस एरिया से, साइड से नहीं देख सकते। ओके, तो 2D के अंदर हर पॉइंट की आइडेंटिटी एक्स और वाई होती है, हम ये पढ़ चुके हैं। ओके, तो ये आपके पास 2D प्लेन है जो अभी अभी हमने बहुत ज्यादा डिस्कस करा। तो उसके अंदर जो भी वेक्टर ड्रॉ करोगे वो आप नॉर्मली 2D के अंदर ही रहते हुए करोगे, ठीक है, या फिर आप वेक्टर इस तरह से ड्रॉ करेंगे। सेंट्रल पॉइंट हमेशा ओरिजिन रहेगा, देखो मैंने ओ लिखा हुआ है, और हमेशा आपके पास जो वर्टिकल होगा वो y होगा और हॉरिजॉन्टल होगा वो x होगा। कुछ बातें और आपसे शेयर करनी है, वो बातें ये हैं कि एंगल जब भी आपके साथ आप इसमें बनाओगे, सही है, उसको आप थीटा लोगे। ओके, तो और एंगल हमेशा हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से पेयर करते हैं, सही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से उठा के पूरे एक्स में घुमाते हैं। जब भी एंगल फॉर्म हो रहा हो, नॉर्मल एंगल की बात कर रहा हूँ, हमेशा एक्स एक्सिस से उठाया जाता है एंगल को, सही है। जब भी एंगल बनाऊंगा मैं इस तरह से बनाऊंगा, देखो, चाहे कितनी दूरी तक ले जाओ, और उसको हम हमेशा थीटा से डिनोट करेंगे। कुछ मायनों में, कुछ हिस्सों में हमें एंगल को उल्टा भी पढ़ना पड़ जाता है, तो वो फिर हम अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से उसको दोबारा से थीटा पे ले आते हैं। ओके, बात समझ में आ गई। और कई दफा आपके पास दो एंगल्स गिवन होते हैं तो हम थीटा वन थीटा टू तो लेते हैं, लेकिन रिवर्स एंगल को आप नॉर्मली कभी कभार रिवर्स एंगल को भी यूज करते हैं। रिवर्स एंगल का मतलब एक्स की तरफ वापस जाने वाला एंगल, तो उसको आप फाई से डिनोट करते हैं। ये जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन बात कर रहा हूँ, हर दफा नहीं कहते, लेकिन आप इस इन चीजों को यूज करते हैं आगे, इस वजह से बता रहा हूँ, सही है। थीटा और फाई को आप नॉर्मली टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स के अंदर यूज करते हैं। तो टू डायमेंशनल की बात समझ में आ गई कि जो चीजें प्लेन के ऊपर हैं, यानी कि पेपर के ऊपर सारी चीजें जितनी हैं, मैं पेपर का नाम इस वजह से ले रहा हूँ, पेपर को बड़ा आसानी से आप टू डायमेंशनल अज्यूम कर सकते हैं। तो जो चीजें पेपर के ऊपर हैं सारी टू डायमेंशनल है, उभर कर बाहर नहीं आ रही। सेकंड आपके पास जो आप बात करेंगे, वो बात करेंगे वेक्टर इन स्पेस, यानी कि थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट। ये 3D की बात होगी। 3D में होता क्या है, 3D में आपके पास आइडेंटिटी में एक का इजाफा हो जाता है, यानी कि एक्स वाई और जेड, यानी अब आपके पास एक एक्सिस और आ गई है। वो कौन सी एक्सिस है? एक्स वाई तो पहले से मौजूद थी, सही है, वो है जेड एक्सिस। बेटा जेड एक्सिस आड़ी नहीं जा रही, बल्कि इसको डॉटेड लाइन में शो करने का ये वजह है कि पीछे ये जो छोटा वाला वेक्टर है वो बैकवर्ड जा रहा है, यानी कि पेपर आपके हाथ में, पेपर के बैकवर्ड में आपके पास एक्स का ये वाला, जेड का ये वाला हिस्सा निकल रहा है, और जो बड़ा वाला वेक्टर है वो पेपर के सामने, यानी कि समझ लो स्क्रीन से बाहर निकल रहा है, सही है। ये छोटा वेक्टर स्क्रीन के पीछे और बड़ा वेक्टर स्क्रीन से बाहर निकल रहा है, यानी कि ये एक 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें चीजें उभर के सामने आएंगी, जैसे कि क्यूब, सही है। तो अगर आप इसमें वेक्टर ड्रॉ करते हैं तो वो प्लेन में नहीं रहता, हवा में रहता है, और उस हवा में रहने को हम कहते हैं ये वेक्टर स्पेस में बनाया गया, सही है। तो ये वेक्टर एट अ टाइम तीन एंगल्स बना रहा होगा, पता है आपको, जैसे कि वो एक्स और वाई में एट अ टाइम दो एंगल बन रहे थे, एक एक्स से एक वाई से, तो ये एट अ टाइम तीन एंगल बना रहा होगा। नॉर्मली हम एक्स पॉजिटिव से ही एंगल बनाते हैं, सही है, नॉर्मली हम एक्स पॉजिटिव से एंगल बनाते हैं, ये याद रखिएगा, हमेशा एक्स पॉजिटिव से उठाते हैं। लेकिन आप y से भी बना सकते हैं एंगल ऑब्वियसली, और आप z से भी एंगल बना सकते हैं, सही है, आप z से भी एंगल बना सकते हैं, तीन एट अ टाइम एंगल बना रहे हैं, इसी वजह से थ्री डायमेंशनल वेक्टर है। और इन एंगल्स को आप थीटा वगैरह से नॉर्मली हम डिस्क्राइब नहीं करते, इसको हम नॉर्मली अल्फा, बीटा और गैमा से डिस्क्राइब करते हैं, सही है। ये स्टैंडर्डाइज की बात कर रहा हूँ, हर जगह हम नहीं करते, लेकिन रूल यही है कि आप अल्फा बीटा गैमा से करो, क्योंकि इसको याद रखना आसान है कि तीन एंगल है।
आगे बात समझ में? तो ये आपके पास 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो बेटा दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन हो तो आप बिल्कुल व्हाट्सएप पे मेरे मुझसे पूछ सकते हैं। So till then, thank you. Allah Hafiz.